तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज अपना फाउंडेशन का पहला क्लास करने वाले हैं, अकाउंट्स का। अब आज का क्लास का काम क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप लोग सबको ही बचपन में कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, किंतु मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पहले आपको ना पहले 3 या 4 क्लास अकाउंट्स का ब्रशअप कराना चाहिए। अब बहुत सारा बच्चा बोलता है कि भैया नहीं, मेरा अकाउंट्स अच्छा है, ब्रशअप नहीं, डायरेक्टली चैप्टर से स्टार्ट करो। तब मैं यही सब क्वेश्चंस पूछना चालू करता हूं। देखो, आप लोग बहुत अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तो मैं पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछूंगा कि देखो, आप लोग बचपन से अकाउंट ऐसे बना रहे हो, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, राइट। मेरा क्वेश्चन यही डेबिट साइड क्यों, यही क्रेडिट साइड क्यों? हम लोग उल्टा क्यों नहीं लिख सकते, इधर डेबिट इधर क्रेडिट? व्हाई नॉट? बात समझा? अब तुम सोच रहे होगा, है ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट लिखता हूँ, राइट हैंड साइड को क्रेडिट लिखता हूँ। क्यों? तुम बोलेगा ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है। फिर तुरंत जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। कोई भी इनकम होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस होता है उसका डेबिट बैलेंस। मेरा क्वेश्चन है क्यों, व्हाई? बोला भैया होता है, भैया ऐसे ही होता है। अरे ऐसे होता है नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्यों होता है। भैया इसके पीछे लॉजिक नहीं है, भैया ऐसे ही होता है, नहीं इसके पीछे लॉजिक है। अच्छा छोड़ो यार, तुम बचपन से गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं। गोल्डन रूल तुम लोग बोलता है वो गोल्डन रूल में कि अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है तो तुम लोग बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मेरा क्वेश्चन होता है क्यों, मैं बस ये क्वेश्चन होता क्यों, तो तुम बोलता भैया ऐसे ही होता है। नहीं भाई ऐसे नहीं होता, इसके पीछे भी लॉजिक है। अच्छा छोड़ो ये बात, तुम बचपन में ये रूल पढ़ा है कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होना चाहिए, एसेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सुना है? क्यों भैया? ये तो रूल है, इसको तो मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। अरे ठीक है, बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, रूल है, पर मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों? क्यों भाई साहब क्यों? मैं क्यों मान लू ये सब रूल को? अरे छोड़ो भाई ये सब। तुम अकाउंट्स अगर अभी तक पढ़ के आया है, तुम लोग पक्का अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सुना होगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम लोग बोलता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू ऐसे। मेरा क्वेश्चन है क्यों? बात समझो, अभी तक आप लोग जो भी चीज पढ़ के आए हो, मैं हमेशा बोलता हूं इसीलिए कि आपने अभी तक एक्चुअली चीजों को समझा नहीं है, रटा है। तो बस ये जो बेसिक्स के मैं भी क्लासेस लूंगा, जो कि पहला 3 या 4 क्लास होगा, फुल बेसिक्स के ऊपर होगा, एकदम बचपन का बात करेंगे। बस यहीं पर ये सारे चीजों को ठीक करते हुए जाएंगे। हम लोग सारा चीज बचपन का पढ़ेंगे, A to Z एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु डिटेल में पढ़ेंगे विथ वाई। कोई भी चीज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप समझिए अभी आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, और जब प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए रेडी करेंगे और ये सब चीज अगर नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको ये सब चीज बचपन में नहीं सिखाया गया है तो आपका बचपन बहुत दर्दनाक रहा है, मैं ये चीज समझ सकता हूं। तो बस अब अपने को ये सारा बेसिक सीखना है। बात समझ में आए? पर ये बेसिक अगर सीखना है तो मैं यही बोलूंगा कि अगला 3 क्लास या 4 क्लास आपको मेरे को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा देर के लिए भी कंसंट्रेशन इधर उधर करेंगे ना, तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। और ये चीज बोल सकता हूं, अगर 3 या 4 क्लास सुन लिया ना, तो आपका अकाउंट्स का बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे आपको कभी तकलीफ आएगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कभी कभी लगेगा यार ये क्यों बोल रहे हैं सर, यार ये तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारा पॉइंट जो आप बचपन में छोड़ के आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। किंतु आप ये मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब वो 11-12 वाला बात नहीं है, वो बीकॉम वाला बात नहीं है। अब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तो आगे जाके आपको हमेशा तकलीफ आएगा। और ये अपना अगर बेसिक्स को आप अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए, चीजों की गहराई को समझने लग गए, समझ लगे कोई भी चीज क्यों होता है, तो आपको ये सब्जेक्ट एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आगे जाके अकाउंट्स में कभी तकलीफ नहीं होगा। बात समझ में आए? तो आज मैं ये सोच के पढ़ा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, एकदम बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक का कहानी। सबसे पहले हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं भैया? भैया कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे? अगर मैं पूछूं अकाउंटिंग किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे? एक लाइन बताओ अकाउंटिंग। तो सीधा सा बात है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोला वर्ड? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अपना कॉपी खोल लेना, मेरे क्लास में कभी भी बैठो ना तो ऐसे मत बैठना, तुरंत कॉपी पेन लेके एकदम रेडी होके बैठो, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
क्योंकि मैं अपना एक और स्टाइल बता देता हूं पहले दिन से ही, मैं जो बोलता हूं मैं डेफिनेटली लिखवाता हूं, और जो मैं नहीं बोलता मैं डेफिनेटली नहीं लिखवाता, और मेरे साथ लिखना बहुत पड़ेगा सर। जरूरत पड़े तो पहले दिन से एक हाथ स्टेपनी में लेके आना, स्टेपनी समझता है ना, एक हाथ दर्द हो इसको खोल के दूसरा लगा लेना, क्योंकि लिखना बहुत पड़ेगा सर। और पूरे क्लास में ना पार्टिसिपेशन आपको रखना पड़ेगा, मैं जब भी कुछ पूछूं आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे सही बोलो गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, किंतु बोलना जरूर पड़ेगा, पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा, आवाज गूंजना चाहिए आपको। तो सबसे पहला लाइन हम लोग पूछ रहे हैं किसी अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो हमने अभी एक लाइन बोला कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर से बोलो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बार फिर से रिपीट करो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो जैसे मैंने ये लाइन बोला आपके मन में आ रहा भैया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, भैया बोलना क्या चाह रहे हैं? तो जरा ध्यान से आप स्क्रीन की तरफ देखो, देखो इस आदमी को पहचान लो, आज आगे बहुत बार आपकी जिंदगी में आएगा। इसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है भाई साहब? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया भाई साहब? देखो इसका बिजनेस बना रहा हूं मैं, बहुत सुंदर सा इसका बिजनेस है, ये रहा इसका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, और इस बिजनेस का इसने नाम रखा एएन कंपनी। तो भैया एक है मिस्टर ए और एक है उसका बिजनेस, किस नाम से चालू किया? एएन कंपनी। अच्छा, ए का बिजनेस चलाएगा कौन? एक खुद चला रहा है, किंतु जब वो बिजनेस करेगा, बात समझो, तो ही हैज टू कम्युनिकेट विथ मेनी पीपल, उसको बहुत लोगों से बात करना पड़ेगा। ये कौन से लोगों से? अब मान ले मैं अगर मिस्टर ए हूं, मैं अगर धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, तो मेरे को किसी आदमी से माल खरीद के फिर बेचना है। अच्छा, जिससे माल खरीदते उसको कौन कौन क्या है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर बोलते हैं। जिससे मैं माल खरीदूंगा वो मेरे गुड्स का क्या है? सप्लायर है। तो मेरे को सप्लायर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसे माल खरीदना है तो उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हाँ कि ना? आवाज नहीं आया? हाँ सर। इसके अलावा जब मैं माल बेचूंगा, किसको बेचूंगा? कस्टमर को। तो मेरे को कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अरे धंधा करना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, मानते हो? इसके अलावा मेरे को बैंक से भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। भैया क्यों? बिजनेस चलाना है ना, तो थोड़ा पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा का कमी था, तो मैंने बैंक से क्या लिया था पता है? लोन। तो अगर लोन लिए हैं तो बैंक के साथ क्या रखना पड़ेगा? कम्युनिकेशन। अच्छा, तुम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया में। तुमको पता है तुमका धंधा करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो कटर वाला के कौन आएगा? गवर्नमेंट आ जाता है टैक्स मांगने के लिए। तो इसका मतलब मेरे को गवर्नमेंट के साथ भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। भैया आप इतना बात मत करो, सीधा सीधा बोलो, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मिस्टर ए बिजनेस कर रहा है, जब मिस्टर ए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है बहुत सारे आउटसाइडर के साथ। ये लोग घर वाले लोग हैं कि बाहर वाले लोग हैं? बाहर वाले लोग हैं भाई। सप्लायर बाहर का आदमी, कस्टमर बाहर का आदमी, बैंक बाहर का आदमी, गवर्नमेंट बाहर का आदमी। तो ये आउटसाइडर लोगों के साथ क्या करना है? मुझे कम्युनिकेशन करना है। तो जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? लैंग्वेज चाहिए होता है। देख, आज मैं आपके साथ यहां खड़े होकर कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो हम लोग कम्युनिकेशन का हमने एक लैंग्वेज डिसाइड कर लिया, भैया आप हिंदी में बोलिएगा आज, या फिर आप बोलेंगे इंग्लिश में बोलिएगा। तो ये हिंदी इंग्लिश ये सब क्या है? लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज। और बिजनेस में इसी लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। बात समझो, बिजनेस में यही जो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। मैं फिर से समझा रहा हूं, मिस्टर जो ए है, जो बिजनेसमैन है, उसको कम्युनिकेशन करना है। क्या करना भाई साहब? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ करना है? आउटसाइडर लोगों के साथ करना है। अगर आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन चाहिए करना है, तो हियर अराइजेस अ नीड ऑफ क्या? लैंग्वेज। एक लैंग्वेज चाहिएगा जिसमें हम कम्युनिकेट करेंगे, और इसी लैंग्वेज का नाम क्या है मुन्ना? अकाउंटिंग है। तो इसीलिए मैंने बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बात समझ में आ रहा क्यों बोल रहा हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई साहब। अगर कभी भी कोई पूछे ना अकाउंटिंग क्या है, एक लाइन में जवाब दो, तो क्या बोलना? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर कोई बोलेगा समझाओ, तो कैसे समझाओगे? कि भैया एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करेगा तो उसको क्या करना है? आउटसाइडर के साथ कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए, और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग। अच्छा, अभी तक आपने जिंदगी में कोई भी लैंग्वेज सीखा है?
हाँ भैया, लैंग्वेज सीखा, हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा, और भी बहुत सारा भाषा हो सकता है सीख के रखे हो। कब बोला जाता है कि आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन गए? जैसे मैं बोलता हूँ आपका इंग्लिश बहुत सुपर है, गजब है इस बंदे का इंग्लिश, इस बंदे का हिंदी बहुत अच्छा है। कब कब बोलते हैं ये बात? राइट, जब आपका उस लैंग्वेज का ग्रामर बहुत अच्छा हो। ये होता है ना, कोई भी लैंग्वेज का बेसिक्स जो है वो क्या है? ग्रामर। तो मेरा काम आज यही है, मैं आपको अकाउंटिंग का ग्रामर सिखाने वाला हूं। बात समझ रहे? मैं क्या सिखाने वाला हूं? अकाउंटिंग का ग्रामर। जिसका जितना ग्रामर स्ट्रांग होता है, लैंग्वेज में उतना पकड़ है, तो वही अकाउंटिंग का ग्रामर आप जितना स्ट्रांग कर लोगे, अकाउंटिंग पे उतना अच्छा पकड़ आने लग जाएगा। बोलो आप मेरा बात समझ पा रहे हो? यहां तक एकदम क्लैरिटी है? ठीक है। अब मैं अकाउंटिंग का एक और डेफिनेशन दे रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पहले लिख लो, फिर मैं धीरे धीरे उसको समझाऊंगा। मेरे साथ साथ लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया था, देखो अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं। लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसका होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। क्यों? टू कम्युनिकेट द business result to the user of financial statement, to the user of financial statement। जल्दी से ये डेफिनेशन लिखेंगे, निकालो कॉपी। सांस सांस लो, थोड़ा पानी वानी पास कर दे जरा उधर। लिख लिया? जल्दी से डेफिनेशन लिखो, और ये डेफिनेशन मेरे साथ 2 या 3 बार अपने लोग रिपीट करेंगे, और फिर मेरा कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगा। मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो 2-4 दिन में आदत हो जाएगी, टेंशन मत लो। बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मोती जैसा हैंडराइटिंग है। हाँ, डोंट बी जेलस, इट्स ओके। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसका हो रहा है? ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ, क्या लिखे हैं? फाइनेंशियल नेचर, टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर से एक बार साथ साथ बोलेंगे, अकाउंटिंग इज एन, बोल बोल साथ साथ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबका आवाज आना चाहिए, देख देख के चीटिंग करके बोलो ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ recording, recording of transaction and event of financial nature to communicate the business result to the user of financial statement। एक बार फिर से बोलते हैं, एक बार फिर से, accounting, बोल बोल, accounting is an art, art of recording, recording of transaction and event of financial nature to communicate the business result to the यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, अकाउंटिंग का सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखा, पढ़ के बोल तो समझ में आ रहा है क्या ये डेफिनेशन? बचपन में कई बार पढ़ा है, हाँ कि ना? बस बता, समझ में आ रहा है? इतना अकाउंट्स बचपन में करके आया, घबराई नहीं दीदी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये मजाक की दीदी नहीं समझी होगी, थोड़ा सा लेट चाहिए ना। अच्छा, पढ़ के बता, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ गया? मतलब पूरा समझ में आ गया? मैं क्या समझने में, मैं बताऊं आपको सच बात, आपको कुछ समझ में नहीं आया। देख, अकाउंट्स आप लोग सब पढ़ा है, आपको देख के लग रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा लग रहा है पढ़ के, एक बार ऐसा लग रहा है हाँ भैया ठीक ही तो है, समझ में आ रहा है। किंतु भैया यहाँ पर ना आपको समझ में नहीं है, क्यों पता है? आपको बहुत सारे वर्ड्स का मतलब ठीक से समझना बाकी है। जैसे ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तीसरा इवेंट किसको बोलते हैं, ये ट्रांजैक्शन इवेंट फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या होता है भैया, ये बिजनेस रिजल्ट का मतलब क्या होता है भैया, ये यूजर किसको बोलते हैं,
भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जब तक इन शब्दों का मतलब आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा। देखो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसको समझना है तो या तो बहुत गहराई से समझो या तो समझिए। और स्पेशली मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि अगर प्रोफेशनल कोर्स में अगर जा रहे हो तो चीजों को डेप्थ में समझना पड़ेगा। देखो अभी आप लोग बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं मान रहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा टाइम दो मेरे को ये सारे वर्ड्स को समझाने दो, और जब मैं समझा लूंगा ना मैं ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगा कि आपको समझ में आया, तब आप मेरे को रिप्लाई करना कि अभी जो समझ में आ रहा था वही समझ में आया कि कुछ ज्यादा ही समझ में आने लग गया। ठीक है सर, चलो तो तीसरा पॉइंट लिखने का शुरुआत करो मेरे साथ साथ। थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं पहले ये समझते हैं। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं ये समझिए, और इसमें लिखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी agreement or any business is known as transaction। अभी एक बच्चा दुखी हो गया, बोला अब अकाउंट से पढ़ाना है ना भैया। हम लोग बचपन में अकाउंट्स पढ़ना चालू किए थे तो स्टार्टिंग में हो गया था प्रैक्टिकल काम से। जब आज जब डेबिट क्रेडिट लिख रहे थे, जर्नल का फॉर्मेट टान रहे थे, लेजर बना रहे थे, बैलेंस निकाल रहे थे, क्या मजा आ रहा था। अब दिक्कत यही है बच्चे, वहीं पर आपका बेस हो जाता है खराब। क्योंकि जब तक आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आज बेसिक्स बोल रहा हूं, ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगा ना तो जीवन भर अकाउंट्स आपको रटना पड़ेगा। और मैंने आपसे कितना क्लास मांगा है? 3 या 4 क्लास मांगा है बेसिक्स का। 3-4 क्लास के बाद अगर आपको डिफरेंस ना समझ में आए तो आप जो बोलो मैं मान लूंगा। तो क्या अकाउंट्स का आपका देखने का नजरिया ही में चेंज करने वाला। मतलब बचपन में जो रट के आया था, जो आपको फील होने नहीं दिया गया कभी कि आप रटे हैं, मैं आपको उसको पूरा लॉजिकली आप बताने वाला। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखा, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, क्या लिखे? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। लिखा ये बात? फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करो, क्योंकि अच्छा मेरा क्लास का और एक रूल है, सारा जितना भी याद करने का काम है सब क्लास में कर लेना है। घर में जाके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो करना है क्लास में याद करना है तो याद करके क्लास में जाएंगे, समझना है तो क्लास में समझ के जाएंगे, सब कुछ क्लास में खत्म कर लेना है। ठीक है ना, घर में जाके फिर एंजॉय करने का है। अच्छा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं फिर से पढ़ो? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फिर से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। मैं रटाने नहीं बोले, समझाने बोले थे। समझा रहे हैं भाई, थोड़ा सा रोको। देखो हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज ट्रांजैक्शन। क्या बोला? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट इज ट्रांजैक्शन। हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब ट्रांजैक्शन। सिंपल सा बात, मैं यहां खड़े होकर बकबक कर रहा हूं, सो आई एम परफॉर्मिंग एन एक्ट, दिस इज ट्रांजैक्शन। आप बैठे बैठे मेरा ये बात सुन रहे हो, सो यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, यस और नो? अरे बोलना, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। तुम ऊपर मुंडी हिलाए देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, तो अगर पंखा घूम रहा है तो पंखा इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो इट इज ऑल्सो क्या? ट्रांजैक्शन। अब मेरे क्लास जब हो जाएगा तुम घर जाके फिर से एक बार पढ़ाई करेगा, देखेगा भैया ने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वहां पर भी यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब उसके 6 महीना बाद एग्जाम आ जाएगा, है ना, और एग्जाम में जाके तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, तो तुम जब एग्जाम दे के आएगा तो देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो वो भी क्या हो गया? ट्रांजैक्शन हो गया। तो ट्रांजैक्शन मींस परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर से बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। मैं तो इसको शॉर्ट में ना कैसे याद रखता हूं पता है? मैं कैसे, मैं इसको बोलता हूं AAB। नहीं समझे भैया? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, ए से एक्ट है, एनी अग्रीमेंट, ए से अग्रीमेंट है, और बी से बिजनेस। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट तरीका समझ में आया? तो याद रखना, कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन, तो क्या बोलोगे? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस। फिर से, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल समझ में? मैं बकबक कर रहा हूं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। आप मेरे बकबक सुन रहे हैं,
ट्रांजैक्शन पंखा चल रहा है, ट्रांजैक्शन एसी चल रहा है, ट्रांजैक्शन लाइट चल रहा है, ट्रांजैक्शन तुम घर में जाके वापस रिवीजन करेगा, ट्रांजैक्शन दोस्त का फोन है, दोस्त को पिप पिप डॉट डॉट बोला, वो वहां पर भी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट है ना, एग्जाम जाके दिया वो भी। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया भैया। अब अगला वर्ड जो मुझे समझाना है, ट्रांजैक्शन के बाद अगला वर्ड जो है वो है इवेंट। यार ये झपझप क्यों कर रहा है? इवेंट। लिखो, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ स्क्रीन आ जाएगा, जरा रुक जाए, स्क्रीन आ जाएगा। इवेंट किसको बोलते हैं? तो लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और a group of transaction at a particular point of time। इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से बोलना पड़ेगा, इवेंट मीन्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं सुनाई दिया? फिर से बोलो, इवेंट का मतलब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भैया रटना बाद में, भैया मतलब तो समझाओ। इवेंट किसको बोलते हैं? तो हम लोग बोले कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस समझते हो? एंड इफेक्ट, जो एंड में इफेक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं ना। तुमने जो काम किया इसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका एंड इफेक्ट, फलस्वरूप। हिंदी वर्ड क्या है? फलस्वरूप। समझ रहा है मेरा बात? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अभी, मैं बकबक कर रहा हूं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। तुम मेरा बकबक सुन रहे हैं, ट्रांजैक्शन। घर जाके तुम रिवीजन करेगा, ट्रांजैक्शन है। एग्जाम आएगा, एग्जाम देगा, ट्रांजैक्शन है। किंतु उसके एक महीना बाद रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा अकाउंट्स में तुमको मिल गया 9900, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला। तो सोचो, वो जो रिजल्ट आया वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? हाँ, इवेंट। बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन, ऑल दिस क्यों बोल रहा हूं समझ रहा है? मेरा पढ़ाना, तुम्हारा पढ़ना, घर में रिवीजन करना, जाके एग्जाम देके आना, इसका फाइनल आउटकम क्या है? समझ रहे? वर्ड पे ध्यान देना, फाइनल आउटकम। कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो जो तुमको मार्क्स मिला, तो जो मार्क्स मिला वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। अभी तक मैंने अकाउंटिंग से कुछ लिंक ही नहीं किया, मैं तो आपको ये शब्दों का मतलब समझा रहा हूं कि भाई ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और इवेंट किसको बोलते हैं। एक बार फटाफट रिकैप, पूरा रटना होना चाहिए। सबसे पहला लाइन क्या पढ़े? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर से बोला, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरा पढ़े डेफिनेशन, क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ financial nature to communicate the business result to the user of financial statement। फिर हमने क्या पढ़ा? ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस, बस। उसके बाद पढ़ा था हमने इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से हमारा डेफिनेशन देखो तो हम यहां पर लिखवाए थे कि जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होगा, ये दो वर्ड समझाया ना मैंने अभी, किंतु ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ कौन सा नेचर होना चाहिए? फिनेंशियल नेचर। कौन सा नेचर होना चाहिए? फिनेंशियल नेचर होना चाहिए। तो अगर फिनेंशियल नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसको बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहले एक नया वर्ड सीखना है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। लिखो लिखो लिखो, हाथ नहीं रुकता है मेरे क्लास में, हाथ नहीं रुकने का।
मैंने तो अभी थोड़ा देर पहले बोला, जो मैं बोलता हूं डेफिनेटली लिखवाता, और जो मैं नहीं बोलता डेफिनेटली नहीं लिखवाता, याद रखना ये बात। अब पहले मैं कुछ 2 लाइन लिखवा देता हूं, आप पहले लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद इसका मतलब भी समझ लेंगे ऐसा क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिखो, ट्रांजैक्शन which satisfies, transaction which satisfies both the following conditions will be termed as financial transaction। हाँ जी सर, अब इसमें कंडीशन 1 which changes the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business, and condition number 2, it can be expressed in terms of money value। कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा, ट्रांजैक्शन which satisfies both the following conditions will be termed as financial transaction। Condition 1 which changes the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business, and condition number 2, it can be expressed in terms of money value। यहां तक नोटिंग हो जाए तो बता दीजिए। हो गया? लिख लिया सब। अब देखो, मैं एक नया वर्ड समझा रहा हूं, और ये वर्ड क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का बात नहीं कर रहा, अब वर्ड क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? तो आंसर है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन 2 कंडीशन दे रहा हूं, 2, जब दोनों में से दोनों पूरा करेगा, दोनों में से कितना पूरा करना है, दोनों पूरा कर देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। भैया 2 में से मान लीजिए एक पूरा हुआ है, एक नहीं हुआ, अब तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा भैया दोनों ही पूरा नहीं हुआ तो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही है। दोनों पूरा करना पड़ेगा, 2 तो शर्त है, 2 में से कितना पूरा करना है, दोनों शर्त पूरा करना है, तब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाओगे। क्या शर्त है? शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वो ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होने वाला है, आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा मतलब आपके बिजनेस का जो भी एसेट है और जो भी लाइबिलिटी है वो चेंज होगा। व्हाट पे ध्यान देना, आपके बिजनेस का जो भी एसेट है और जो भी लाइबिलिटी है वो इफेक्ट होगा, वो चेंज होगा। और दूसरा बोला मैंने कंडीशन 2, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, और उस चीज को आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? मनी वैल्यू में। भैया ये 100 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, ये 1 लाख रुपए का है, तो मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो अगर दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। दोनों में से एक हुआ, एक नहीं हुआ, तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दोनों ही पूरा नहीं हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है।
मैं एक एग्जांपल लेके अगर समझाऊंगा ना तब ये बात ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो अब मेरा एक एग्जांपल समझो ध्यान से, हाँ ध्यान से एक तो एग्जांपल समझाता हूं, समझो। ये देखो, पहचान कौन? हाँ हाँ, हम बोले थे ना बहुत बार आएगा आगे। मिस्टर ए है भाई साहब। कौन है भाई साहब? मिस्टर ए। अच्छा, पहचान कौन? हाँ, ये ए एन कंपनी है भैया, ये ए का बिजनेस है, याद है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए गिव्स ₹1 लाख टू हिज फ्रेंड बी, और यहां पर मैंने लिखा ए गिव्स ₹1 लाख टू इट्स बिजनेस ए एंड कंपनी। ये ड्राइंग करके रखोगे तो फायदा रहेगा, समझने में आसानी होगी। बना लो ये ड्राइंग, बना लो बना लो, बाद में बहुत फायदा होगा। मतलब जब से आया तब से लिखवा रहे हैं, 1 मिनट शांति नहीं दिए। बकबक करते हुए 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट में 1 मिनट शांति नहीं मिला है। तब तो आदत बना लो सर। आज पहले दिन ही बोल दे रहा हूं, पहले दिन कुछ और दिखाऊं, आगे जाके कुछ और दिखाऊं, इससे अच्छा पहले दिन से बता दिया जाए। याद रखना, मैंने आपसे 3 से 4 क्लास मांगा है आपके अकाउंट्स का बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो बच्चा ये 3 या 4 क्लास टिक जाएगा मेरे साथ, उसको आगे जाके अकाउंट्स में कभी तकलीफ नहीं है। और अगर ये 3-4 क्लास अगर टिक नहीं पाए तो लिख के ले लो, आपको आगे जाके अकाउंट्स में हमेशा तकलीफ आएगा। और यहां पर ये 3 या 4 क्लास में आपके बचपन का बहुत सारा चीज को, मतलब जो आपका ऑलरेडी दिमाग में बैठा हुआ चीज है, ठीक है ना, उसको मैं तोड़ने वाला हूं। ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना, उसको मैं तोड़ने वाला हूं। चले बात करें, क्या बोलती पब्लिक, बात करें। चलो देखो, मैं एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला ए गिव्स ₹1 लाख टू हिज फ्रेंड बी। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो जब मैं पूछा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो आप अपने मन में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा 2 कंडीशन है ना? कंडीशन नंबर 1, क्या इट इज एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? हाँ भैया, 1 लाख रुपए ये तो एक्सप्रेस हो रहा है, एक कंडीशन पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोले थे कि इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मान ले मैं ए हूं, मैं अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दूंगा, तो जरा सोच के बताना, क्या मेरा बिजनेस का एसेट चेंज होगा क्या? नहीं। बिजनेस का लायबिलिटी चेंज हो रहा है क्या? तो बिजनेस तो है ही नहीं पिक्चर में, मैं और मेरा दोस्त, बिजनेस से तो कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ना ही बिजनेस का एसेट चेंज हुआ, ना ही बिजनेस का लायबिलिटी। तो वो वाला कंडीशन फेल हो गया, दैट इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो 2 में से कितना कंडीशन पूरा हुआ? ए। तो क्या इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं? नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। बोलो हाँ कि ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट, ए गिव्स ₹1 लाख टू इट्स बिजनेस ए एन कंपनी। क्या बोला भाई साहब? ए गिव्स ₹1 लाख, मैं ए हूं, मैं 1 लाख दे रहा, किसको दिया? बिजनेस को दिया। पहला बात, क्या ये मनी में एक्सप्रेस किया जा रहा है? हाँ, 1 लाख रुपया। विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? सोचो, क्या बिजनेस का एसेट और बिजनेस के लायबिलिटी में असर पड़ेगा? हाँ, मैं बिजनेस को पैसे दे रहा हूं, बिजनेस का कैश आएगा, एसेट बढ़ेगा। भैया बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो 2 में से कितना कंडीशन पूरा हो रहा है? दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नहीं समझा? आवाज ही नहीं आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोले? ट्रांजैक्शन विच सैटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग, बोथ वर्ड में बोथ, दोनों, बोथ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नंबर 1 क्या था? विच चेंजेस द
financial position of business, that is position of assets and liabilities of business. And number two, it can be expressed in terms of money value. मनी में भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए. मैं आगे जाके और एग्जांपल लूंगा, पर पहले एक और चीज बताते हैं, उसके बाद और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना? लूंगा मैं, अभी खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं एग्जांपल और लूंगा, बट एक और चीज वर्ड सिखा दूंगा, और वो है फाइनेंशियल इवेंट. भैया इतना थ्योरी कौन पढ़ाता है? पहले दिन मैं पढ़ाता हूं. मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर आपका ये बेसिक बात अगर क्लैरिटी नहीं होगा तो आगे जाके अकाउंट्स में बहुत दिक्कत होगा. फाइनेंशियल इवेंट लिखा, अब इसमें लिखो फाइनेंशियल इवेंट किसको बोलते हैं? द कॉन्सिक्वेंस of financial transactions at a particular point of time. The consequence of financial transaction at a particular point of time. अच्छा, तुम लोग को इवेंट का, सिर्फ इवेंट का डेफिनेशन सिखाया था, याद है? अभी सिखाया था इवेंट का. वहां क्या लिखवाया था, याद है? जरा घूम के देख लो जरा. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, वहां सिर्फ ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हो रहा था, सिर्फ इवेंट के लिए क्या यूज हुआ था? सिर्फ ट्रांजैक्शन. किंतु अब इवेंट नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियल इवेंट है, तो ट्रांजैक्शन की जगह क्या वर्ड यूज होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नहीं समझ रहा मेरा बात? अरे बोलना. तो देख, मैंने डेफिनेशन में क्या चेंज किया था? कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बोला, क्या वर्ड बोल रहा हूं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वही बात बोला, देखो घुमा के, बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल दिया. तो वापस से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल इवेंट का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सारा ट्रांजैक्शन नहीं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो एंड इफेक्ट है, उसका फल स्वरूप लास्ट में जो बच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इवेंट. जैसे मैं लाइन बोला, बच्चा बोला भैया हम कंफ्यूज हो गए, आपका बात एक ढेला समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बकबक कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? बहुत अच्छा बात है. इसका मतलब अब जो मैं एग्जांपल लूंगा वो तुम बहुत ध्यान से सुनेगा समझने के लिए, तो बड़े ध्यान से समझना. मैं क्या करने वाला हूं, अभी आपके सामने एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको सोच के समझ के बस इतना ही बताना है कि आपको क्या लग रहा है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है. मेरा बात समझा? मैं एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, जैसे गुड्स परचेज्ड, ये मेरा एग्जांपल 1 है. गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1 लाख. गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1 लाख, साथ साथ लिख भी लेना. हाँ, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1 लाख. जरा बताओ तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लग रहा है कि फाइनेंशियल इवेंट? पहले ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन सोचो, मैच कर जाए तो ट्रांजैक्शन, नहीं होगा तो शायद इवेंट है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तुमको. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दो चीज चाहिए. नंबर 1, मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए. दूसरा, इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. जब मैं बोल रहा हूं गुड्स परचेज्ड 1 लाख, गुड्स किसका? बिजनेस का बात कर रहा हूं. बिजनेस में मैंने गुड्स खरीदा. क्या खरीदा? गुड्स खरीदा. तो गुड्स खरीदा तो गुड्स आया बिजनेस में, स्टॉक आया होगा और पैसा गया. तो बोलो, क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ भैया चेंज हो रहा है. क्या मनी में एक्सप्रेस हो पा रहा है ये? हाँ 1 लाख बोले भैया, दोनों कंडीशन पूरा हो गया. इसका मतलब ये मेरा क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नहीं समझा? दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है ना. अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया. और क्या मनी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ 1 लाख रुपए एक्सप्रेस हो रहा है मनी वैल्यू. दोनों कंडीशन पूरा है तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. बोलो क्लैरिटी है? सिर्फ ऐसे मुंडी हिलाने से नहीं होता, मुंह से आवाज निकलना चाहिए. अभी फिर से नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा है. क्या यहां तक ठीक है? हाँ कि ना? यस सर. अब अगला, गुड्स सोल्ड फॉर 1,50,000. ये जो 1 लाख में माल नहीं खरीदा था, मैंने पूरा का पूरा बेच डाला. कितने में?
1.5 लाख 150 में बेच दिया। जरा सोच के बताओ, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? सोच के, मैंने क्या बोला था पहले, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? देखो, नहीं होगा तब इवेंट में जाना। हो रहा है, मनी में एक्सप्रेस हो रहा है क्या? ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा था बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज, मतलब एसेट लायबिलिटी चेंज होना चाहिए। जब मैं माल बेच रहा हूं, घर से माल गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है, तो क्या लग रहा है? बिजनेस का एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है कुछ? हाँ भैया, कैश आ रहा है, एसेट आ रहा है, समझ रहे हैं भैया? तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दोनों में से कितना कंडीशन पूरा हो गया? तो अगर दोनों पूरा हो गया, इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हड़बड़ाना नहीं है, पहले दोनों कंडीशन सोचो। बोलो ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे मन में आ रहा है, मैंने परचेस किया था 1 लाख का माल और मैंने उसको कितने में बेच दिया? 150 में बेच दिया। ज्यादा में बेचा कि कम में? तो ये जो डिफरेंस 50,000 है, इसको क्या कहलाओगे? इसको बोलते हैं ना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। बोलो यस सर कि नो सर? तो समझो, ये परचेस सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आया, इट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये जो परचेज और सेल का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका एंड इफेक्ट, इसका फल स्वरूप मुझे प्रॉफिट मिलता है। अरे बोलो हाँ कि ना? तो ये फल स्वरूप है, ये कॉन्सिक्वेंस है ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो ये जो प्रॉफिट है, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इवेंट। अच्छा, माल खरीदना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल बेचना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु खरीद और बिक्री में ये जो प्रॉफिट लॉस आएगा, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो वो मेरा क्या बन गया? फाइनेंशियल इवेंट बन गया। कॉन्सिक्वेंस, एंड इफेक्ट। समझ रहे हैं मेरा बात? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, अब देखें बोल पाओगे क्या, और मुझे लगता नहीं बोल पाओगे। परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख। बताओ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? बाकी लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल इवेंट? बच्चा लोग अपना हंस रहा है, बोला क्या बेवकूफ समझे? ऊपर में भी परचेस दिए हैं, नीचे में भी आप परचेस का ट्रांजैक्शन लेके पूछ रहे हैं कि नया एग्जांपल दे रहे हैं। वही घटिया पुराना एग्जांपल है आपका। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक और लेने दो, लिखने दो ना मेरे को, एक और लिखने दो। देखो, गुड्स वर्थ ₹1,50,000 सोल्ड फॉर ₹180। पहला चीज, ये जो 2 लाख का माल था ना, उसमें से मैंने सारा नहीं बेचा। कितना बेचा था? 150 कॉस्ट का माल निकाला और उसको कितने में बेच दिया? 180 में बेच दिया। तो सीधा सीधा बात है, सेल ही ना किए हैं। अरे बोलो ना हाँ। 150 का माल कितने में बेचा? 180 में बेच दिया। तो बताओ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जब माल बेचेंगे तो माल जा रहा है और कैश आ रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो गया। और क्या मनी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ भैया, 1,80,000 में बेचे। दोनों कंडीशन पूरा हो गया, मेरा क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा सुनो ना एक बात, हम लोग जो माल बेचे हैं उसका सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू 180 में बेचे। अच्छा, जो माल बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना? उसको इंग्लिश में बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बेचे हैं उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 150। तो भैया इस खरीद बिक्री के चक्कर में घर में 30,000 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। अब मेरे को बताओ, ये जो प्रॉफिट आ रहा है मुन्ना, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड इफेक्ट है। फिर समझ किसका? इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसका एंड इफेक्ट क्या है? घर में प्रॉफिट आ रहा है। तो ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। समझ रहे मेरा बात? अच्छा, आपने ध्यान नहीं दिया पर मैं भी ध्यान दिलाता हूं आपका। हमने इस साल परचेस किया था टोटल कितने कॉस्ट का माल? 2 लाख। कॉस्ट है, कॉस्ट का माल, ठीक है ना? इसमें से कितने कॉस्ट का माल बेच दिया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ रहे मेरा बात? 150 कॉस्ट का माल बेच दिया। 2 लाख का माल खरीदे थे, 150 का माल बेच दिए। कितना बच गया? 50,000 का माल बच गया होगा मेरे पास। अरे बोलो,
अच्छा 50,000 सोल्ड है कि अनसोल्ड? अनसोल्ड है ना, अनसोल्ड गुड्स है। और तुमको याद है तुम लोग बचपन में जो लास्ट में माल बच जाता था उसको क्या बोलता था? क्लोजिंग स्टॉक ही तो बोलता था भाई। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बच गया ना लास्ट में एंड में जाके, ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल इवेंट, बिकॉज इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने जो माल परचेज किया और हमने जो माल सेल किया, एज अ कॉन्सिक्वेंस 50,000 का माल बच गया ना, इसीलिए ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है। अच्छा, मतलब लास्ट में जो भी बैलेंस बच जाता है भैया, वो तो कॉन्सिक्वेंस ही कहलाएगा, एंड इफेक्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब वो आपका फाइनेंशियल इवेंट है। मतलब माल खरीदना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल बेचना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बेच के प्रॉफिट लॉस आ रहा है, फाइनेंशियल इवेंट है, और उसके बाद लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो भी फाइनेंशियल इवेंट है। नहीं समझ रहा है? मैं एग्जांपल लेके और भी चलता हूं। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्या है। यहां तक लिख लिया सब? किसी बच्चे के लिए मेरे को रुकना है तो बोलो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, आपको जब भी लगे ना कि मेरे को रुकना है, मेरे को बता दें कि भाई रुकना है, नहीं तो मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप लिख लिए। भले आप ज्यादा अज्यूम मत किया करिए, हम लोग से पूछ लिया करिए। नहीं, 2-4 दिन में तुमको भी हैबिट हो जाए कि साथ साथ लिखते चलना है। हो गया? जल्दी लिखो। धीरे 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 करके अपने को अपना राइटिंग स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखेंगे मैं बहुत थोड़ा तेज लिख पाऊंगा आप लोगों को, मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो पेपर आता है काफी लेंदी आता है, और अगर आपका हाथ का लिखने का स्पीड अगर तेज नहीं होगा तो पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको नहीं घबराना है, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपका स्पीड बढ़ा दूं, और ये एक प्रोसेस है, एक दिन में तो होगा नहीं। तो आप जितने भी क्लासेस करोगे धीरे धीरे देखोगे आपका स्पीड बढ़ेगा, वो मैं बढ़वा दूंगा, वो टेंशन नहीं लेना है, बटन मेरे पास है। लिख लिया यहां तक? अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मिस्टर ए ब्रॉट ₹1 lakh into business। पढ़ो पढ़ो। मिस्टर ए को पहचान लिया ना? अरे भैया अपना मालिक, मालिक मिस्टर ए, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपया लाया, मतलब कैपिटल लाया, ऐसे बोले चलेगा? तुम लोग समझता है इतना बात? मालिक जो पैसा लाता है धंधा में, बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो मालिक कैपिटल लाया। मेरे को बोलो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? हाँ ट्रांजैक्शन है। क्यों? सोचो, क्या ये मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ। इसके वजह से क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, एसेट लायबिलिटी? हाँ, मालिक बिजनेस में पैसा ला रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, एसेट बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ भैया, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एकदम सही है। अच्छा बोल, तो मान ले ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बाद मेरे घर में कैश बैलेंस कितना, आई मीन बिजनेस में कैश बैलेंस कितना हो? मान ले एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, 1 लाख होगा, मालिक 1 लाख लाया। अब मैं बोल रहा हूं अगला ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000। बिजनेस में अब क्या हुआ, जो मालिक है 20,000 रुपया निकाला और बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लाया। पहला क्वेश्चन, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? ट्रांजैक्शन। अब समझ में आ रहा है? फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ भैया 20,000, तो ये मेरा क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बात सोचो, मान लो पूरे साल में बस यही ट्रांजैक्शन हुआ, समझ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ईयर के एंड में मेरा कैश बैलेंस कितना बचे? तो तुम समझ रहे हैं, 1 लाख रुपया घर में आया था, बोलो हाँ, और 20,000 रुपया घर से चला गया, तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना बच रहा है? 80,000 ईयर एंड में। अरे बोलो, मेरा क्वेश्चन है, ये जो 80,000 कैश बैलेंस बच रहा है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल
because as a consequence of all this transaction I have a cash balance of 80,000. इंग्लिश बोल रहा हूं, तकलीफ तो नहीं हो रहा है? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसका फल स्वरूप मेरे पास कैश में बैलेंस बच रहा है लास्ट में, तो जो भी बैलेंस बच रहा है वो मेरा क्या है? फाइनेंशियल इवेंट. अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा ट्रांजैक्शन इवेंट. भैया एक बात बताइए, तो हम ठीक समझ रहे हैं क्या? ऐसे तो जितना भी अकाउंट होता है लास्ट में जाके उसका कोई बैलेंस बचेगा, तो जो बैलेंस बचा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो फाइनेंशियल इवेंट ही तो हो गया. एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो. जैसे मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ईयर के एंड में उसका भी एक बैलेंस बचेगा, तो जो बैलेंस बचा हुआ वो क्या है? फाइनेंशियल इवेंट है. स्टॉक में जो बैलेंस बचा था, क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल इवेंट है. कैश में जो बैलेंस बचा वो फाइनेंशियल इवेंट है. बैंक में जो बैलेंस बचेगा फाइनेंशियल इवेंट है. डेटर में बैलेंस बचेगा फाइनेंशियल इवेंट है. भैया एक बात जरा बताइए, बचपन में मैं थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ रखा हूं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते, सुना है बैलेंस शीट? सबको पढ़ा हुआ है ना सब बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में इस साइड में सब एसेट ठूसते थे, इस साइड में सब. और जरा ध्यान से सोचो, बैलेंस शीट में आप इस साइड में सारे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखते थे, लाइबिलिटी में भी सारे लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखते थे. और क्लोजिंग बैलेंस अभी अभी आपने बताया ये सारा का सारा क्या होता है? फाइनेंशियल इवेंट. मतलब क्या आप समझ रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते. हाँ, बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? क्लिक करना चाहिए, फाइनेंशियल इवेंट. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट? क्योंकि इवेंट जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वही ना दिखा रहे हो, और क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है कॉन्सिक्वेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल इवेंट. तो बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? फाइनेंशियल इवेंट्स. तो हेंस कैन आई से बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट. मतलब आपको कभी भी कोई बैलेंस शीट का एक आइटम उठा के पूछा, बताओ ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है, तो क्या बोलोगे? फाइनेंशियल इवेंट है. आसान तरीका सोचने का, समझने का. अरे बोलो हाँ कि ना. तो जब मैं आपसे कैश बैलेंस पूछ रहा था, बैलेंस शीट में आता है? हाँ, फाइनेंशियल इवेंट है. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है क्या? हाँ, फाइनेंशियल इवेंट है. प्रॉफिट बैलेंस शीट में आता है क्या? हाँ आता है. कहां बोलो तो? कैपिटल के साथ जोड़ के. हाँ, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ जुड़ के आता है. याद करो बचपन में करते थे, नेट प्रॉफिट आता था, उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, तो बैलेंस शीट में आ गया ना प्रॉफिट. अरे बोलो ना, इसीलिए फाइनेंशियल इवेंट है. सोच पा रहे हो मैं क्या विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं आपको? आप अगर विजुअलाइज करना चालू कर दिए तब तो बहुत मजा आ जाएगा. तो मैं एक यहां पर छोटा सा नोट अगर लिखूं तो चलेगा क्या? दैट इज बैलेंस शीट इज a balance sheet is a statement of financial event. नहीं समझ में आया? लिखो. और लिखा ये लाइन? ओह गुड. मैं तो बोला ही हूं, मैं जो बोलता हूं डेफिनेटली लिखवाता हूं. ये लाइन रट लो. यहां तक ठीक है? एक बार अभी तक देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया. हम भूल गए एक्चुअली क्या क्या पढ़े अभी तक. ठीक है ना? क्योंकि मैंने बोला ना क्लास में सब याद हो जाना चाहिए, घर जाके मेहनत करने का हिम्मत नहीं है. बहुत काम है जिंदगी, बहुत व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, उससे मिलने जाना है मेट्रो के बाहर. समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत काम होता है जिंदगी में. सिर्फ पढ़ाई है क्या? हाँ तो चलो जरा सा रिकैप करते हैं. नंबर 1 क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. देख हम जब भी बिजनेस करेंगे तो वी हैव टू डू कम्युनिकेशन. किसके साथ? आउटसाइडर के साथ. और कम्युनिकेशन आउटसाइडर के साथ करने के लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए. और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग. अच्छा, फिर मैंने डेफिनेशन पढ़ाया अकाउंटिंग का. क्या बोले? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग किसका होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर मैंने बताया ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन. क्या बोले? परफॉर्मेंस ऑफ एनी act or any agreement or any business is known as transaction. फिर मैंने बताया event, the consequence of a single transaction or a group of transaction at a particular point of time. यहां तक एकदम क्लियर चल रहा है? चौथा मैंने पढ़ाया आपको, सॉरी चौथा बोल रहा हूं, पांचवा financial transaction. Transactions which satisfies both the following conditions will be termed as फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. कौन कौन सा कंडीशन? नंबर 1
It will change the financial position of business, that is position of assets and liabilities of business. And number two, it can be expressed in terms of money value. दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक भी नहीं हुआ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। अच्छा, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इवेंट। क्या बोला फाइनेंशियल इवेंट? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, किसका कॉन्सिक्वेंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां तक ठीक है? अब एक बच्चा पूछ पड़ा मेरे से, बोलो भैया हम गौर कर रहे हैं, आप बार बार एक वर्ड लिख रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? अच्छा, ये भी मतलब छोड़ोगे नहीं, ये भी पूछोगे? बोलो ऑब्वियसली जब डेप्थ में पढ़ा रहे तो पूरा बताइए। ये जो लिख रहे हैं ना एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट ईयर एंड। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ईयर एंड। सोचो ना, हम लोग जो भी बैलेंस निकालते हैं कोई भी अकाउंट का, कब निकालते हैं? ईयर के एंड में। क्लोजिंग स्टॉक कब निकलता है? ईयर के एंड में। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कब निकलता है? ईयर के एंड में। तो इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ईयर के एंड में। प्रॉफिट लॉस बिजनेस का कब निकालते हो? ईयर के एंड में। समझ रहे हो मेरा बात? तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है ईयर एंड। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा, मैं हटाऊं यहां से थोड़ा सा। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 तक लिखा था, अब पॉइंट नंबर 7 लिखो, और वो वर्ड है बिजनेस रिजल्ट। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे जो हम लोग अकाउंटिंग का लिखा है तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस रिजल्ट। बच्चे, बिजनेस रिजल्ट दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस और एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। भैया ये बताना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब हो गया बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी। किसका बात कर रहे हैं? एसेट एंड लाइबिलिटी। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट और लॉस। नहीं समझा? जब भी हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस का रिजल्ट बताओ, तो दो ही बात का हम लोग बात करते हैं, या तो फाइनेंशियल पोजीशन का बात कर रहे होंगे या तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है। तो हम किसका बात कर रहे हैं? एसेट और लाइबिलिटी का। दूसरा है परफॉर्मेंस। हम बोलते हैं ना इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब क्या, अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है आदमी, आदमी के हिसाब से बोले तो बिजनेस अच्छा खराब कब पता चलता है? प्रॉफिट लॉस देख के भाई कमा रहा है तो अच्छा कर रहा है, लॉस कर रहा है तो खराब है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब क्या बात कर रहे हैं लोग? प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। तो रिजल्ट दो तरह का होता है, नंबर 1 फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लाइबिलिटी, और दूसरा होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगा इतना बात? अच्छा, अगला लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड तो बचपन में भी सुना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हो, जानता है तुम लोग? बोलना, सही बोल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? हाँ, और हाँ हाँ, तो भैया वो फाइनल अकाउंट्स का बात कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ वही। तो जो तुम लोग बचपन बनाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप लोग दो नाम बोले मेरे को भी, एक बैलेंस शीट बोला, एक ट्रेडिंग पीएल बोला, पर होता है चार। चार होता है। कितना होता है? चार। ध्यान से सुना, एक होता है बैलेंस शीट, दूसरा आपने बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम सुना होगा शायद, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और चौथा होता है नोट्स टू अकाउंट्स। क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो कभी आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब चार चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। चार चीज को मिला के क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग नहीं, मिला के क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। फिर से बोल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। अगर मैं बोलूं ना तेरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे, तो मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं? 4 चीज मांग रहा हूं, एक चीज नहीं मांग रहे हैं। एक वर्ड है पर मांग कितना चीज रहे हैं? 4। नंबर 1 क्या मांग रहे हैं? बैलेंस शीट। नंबर 2 ट्रेडिंग एंड पीएल। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट। अब एक एक करके समझते हैं। पहला मैंने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला चीज क्या आता है? बैलेंस शीट। ठीक बोल रहा हूं ना? अच्छा, बैलेंस शीट अगर कभी देखा है तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? वाह 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 वाह, ताली मारना चाहिए तुम्हारे लिए। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? तुम लोग कोई देखा है तो? आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ऐसे बोल सकता हूं बैलेंस शीट हमको एसेट लाइबिलिटी दिखाता है। अच्छा सुनना, अब तुम लोग तो थोड़ा बड़ा हो गया है, एसेट लाइबिलिटी के लिए कोई धांसू वर्ड बता, कोई नया वर्ड सीखा हो तो बता अभी। हाँ जोर से बोल। हाँ, पोजीशन। तो बैलेंस शीट क्या दिखाता है? तो इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। थोड़ा स्टाइल से बोले ना अब भाई, अब लगना चाहिए ना पढ़े लिखे इंसान है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे एसेट लाइबिलिटी, थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे आपसे। तो क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट क्या दिखाता है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। या ऐसे बोल सकते हैं इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक ही बात है, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जैसे मैं फाइनेंशियल पोजीशन बोला, दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए, मैं किसका बात कर रहा हूं? एसेट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, फिर तुमने बोला भैया दूसरा हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग पीएल से लास्ट में बन के क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट लॉस। हमको प्रॉफिट लॉस बोलने का मन नहीं है, कोई अच्छा वर्ड बता। देखना देखना स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, अभी सीखा है, गजनी है क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ट्रेडिंग पीएल से क्या मिलता है? तो आंसर है इट शोज द फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो जैसे ही आपको वर्ड सुनाई दिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपका दिमाग का घंटी बज जाना चाहिए, मतलब किसका बात हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहा है ना? अब थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में सोचना से, हम क्या बोले थे? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमें अब इस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना, जिससे सबसे हम बात कर सकें इस लैंग्वेज में। अच्छा, तीसरा एक और एक चीज बोला था, क्या बोलते हो? क्या बनता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखता है? बनाया कभी बचपन में? हाँ, कुछ बच्चा लोग आईएससी बोर्ड में है ना, शायद आईसीएससी में डब्ल्यू भी आ गया। ओहो, वेस्ट बंगाल में आ गया, पहले नहीं था शायद, अभी आया ना नया नया। 2-3 साल से नहीं, हम जब बच्चे थे तब मेरे टाइम में नहीं था, हम भी डब्ल्यू में पढ़े थे, तो मेरे टाइम पे तो नहीं था। चल कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छा बात है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखता है? अच्छा नहीं लगा? ठीक से ऐसे नहीं था, सिंपल बोलना, चीजों को कोशिश करो सिंप्लीफाई करने का। हाँ देख, नाम आ गया, नाम से समझना, कैश का फ्लो दिखाता है। मतलब ऐसे बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को कैश का मूवमेंट दिखाता है। एक तो कैश का इनफ्लो दिखाता है, मतलब कहां कहां से कैश आया, और एक क्या दिखाता है? कैश का आउटफ्लो, कहां कहां कैश गया। तो मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश। अरे बोलना, इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अच्छा, चौथा क्या बोला आपने? नोट्स टू अकाउंट्स। भैया आपने बोला नोट्स टू अकाउंट्स, भाई ये तो हमने कभी नहीं सुना। सुना है क्या? नहीं, तो एक तो लाइन लिखो पहले, सुना है क्या होता है बता। मतलब भैया सुना है, ये नहीं बोले कि हमको पता है क्या होता है, नाम सुने हैं,
पता है कुछ? उसको वहां जाके भैया अपने दिखाते थे बचपन में, है ना, वही वही, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक सुना है, मतलब मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूं। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। देखो, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं, साधारण भाषा में कोशिश कर रहा हूं समझाने। हो सकता है अभी इतना डिटेल में ना समझ में आए, पर घबराइएगा मत। नोट्स टू अकाउंट्स आपको इन डिटेल सीखने का मौका मिलेगा फाइनल लेवल में जाकर। कब भैया? फाइनल। अभी नहीं मौका मिलेगा, डोंट वरी, फाइनल लेवल में मिलेगा पक्का से। मैं आऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं है, अगर साधारण भाषा में बोले तो जो जो चीज आपने अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाया है ना, उसका वर्किंग नोट्स वहां दिखा देते हैं, उसके बारे में डिटेल में वहां पर लिख के दिखाते हैं कि वो फिगर आया ही कहां से। मतलब बैलेंस शीट में आपने लिखा मेरा फिक्स एसेट 5 करोड़ रुपया, सिर्फ 5 करोड़ तो लिख दे तुम फिक्स एसेट, किंतु फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या है और कितना कितना रुपया का है, वो कहां दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो मैंने इसलिए वर्ड लिखा डिस्क्लोजर पॉलिसी के तहत बनाया जाए। किस पॉलिसी के तहत? मतलब जो भी चीज मेरे को डिस्क्लोज करना है, दिखाना है, बताना है, जो कि फाइनल अकाउंट्स में दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैं बता दूं तो बेटर होगा, तो वो कहां दिखाया जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। अभी आपको इतना डिटेल नहीं जानना, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है? 4 चीज। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 ट्रेडिंग एंड पीएल, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स। ये 4 चीज है। अच्छा, अगला पॉइंट नंबर 9। हाँ, 8 के बाद 9 आता है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम वो 4 के बाद 5 सोच रही होगी। हम मेन पॉइंट का बात कर रहे हैं। हाँ, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड भी अपने डेफिनेशन में था, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ। एक नाम से समझिए, यूजर बोल रहे हो, किसका यूजर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कौन करता है? बना तो लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग, कोई यूज ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? डस्टबिन फेंक देगा बना के? नहीं, तो यूजर कौन है? तो अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे तो बोलता है कि जो यूजर होता है ना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर। कौन है भाई? इंटरनल। तो दूसरा कौन होगा? खुद बोलो। एक्सटर्नल यूजर। ऐसे ही ऐसे बना के लिखो, एक तो होता है इंटरनल यूजर और एक क्या होता है? एक्सटर्नल यूजर। एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? तो आंसर है वन हु मैनेजेस द बिजनेस। क्या बोला सर? वन हु मैनेजेस द बिजनेस, उनको बोलते हैं हम लोग इंटरनल यूजर। जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस को क्या करता है भाई साहब? मैनेज करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, अभी एक बच्चा फट से आवाज देके बोला, तो इसका मतलब भैया ओनर का बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो कि मालिक बिजनेस मैनेज करता है, तो मालिक कौन है? इंटरनल यूजर की एक्सटर्नल यूजर? इंटरनल यूजर। या ओनर मतलब समझे नहीं, मैं वो भी समझाता हूं। मान लो आप बात करो सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन होता है? मालिक कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप समझता है ना, सिंगल ओनर। हाँ, तो सीधा बात है, जो प्रोप्राइटर है वही तो मालिक है। अच्छा बताओ, तो पार्टनरशिप के केस में ओनर कौन है? पार्टनरशिप में पार्टनर। अच्छा बताओ, कंपनी के केस में ओनर कौन है? शेयर होल्डर। डायरेक्टर मत बोल देना, शेयर होल्डर। दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। अरे बोलो ना, ओनर है तो मतलब मैनेज करेगा, मैनेज करेगा मतलब इंटरनल यूजर है। दूसरा, एक तो आपने बोला ओनर, और दूसरा एग्जांपल है मैनेजर एंड डायरेक्टर। मैनेजर सुना? मैनेजर, अगर मैं आज अपने बिजनेस में एक मैनेजर रखूं, किसके लिए रखूंगा? झाड़ू पोछा करने के लिए?
कि घर से भैया ग्वाला से दूध लाके देगा। बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो समझो वो भी मैनेज कर रहा है ना, तो वो भी कौन हो गया, इंटरनल यूजर। ऐसे ही होता है कंपनीज के केस में।